राज ने अभी तक शाही जूनियर का चेहरा अच्छे से देखा नहीं था, क्योंकि पहले अंकल की पीठ उसके चेहरे के सामने थी और अब वो कंबल से अपना मुंह छुपाए थी। राज के पास फिलहाल 2 बदबूदार गोलियां थी। ये गोलियां वो कलंदर के लिए रखे था, लेकिन कलंदर को मारते वक्त इनकी जरूरत नहीं पड़ी थी, इसीलिए गोलियां बची रह गई थी। राज बस उम्मीद कर सकता था कि अंकल की तीसरी इंद्री जागृत ना हुई हो, वरना इन बदबूदार गोलियों का उन पर कोई असर नहीं होगा। इसी समय राज का दूसरा हाथ कवच तिलिस्म के ऊपर रखा था। राज ने अपनी उंगलियां घुमाई और पूरी ताकत से बदबूदार गोली फेंक दी। गोली जैसे ही जमीन से टकराई वो बाहर से टूट गई। तभी एक काला धुआं पूरे कमरे में फैल गया। इसी के साथ साथ एक दम घोटने वाली बदबू भी कमरे में फैलने लगी। एक आम इंसान इस बदबू को सूंघकर पेट में दर्द महसूस कर सकता था, लेकिन जिस जादूगर ने अपनी नाक की इंद्री जागृत कर ली हो, उसे इस गोली की बदबू आम इंसान से 10 या 100 गुना ज्यादा महसूस हो सकती थी, जो कि उसके लिए बुरी खबर थी। अरे ये क्या? अंकल अपना गला पकड़कर खांसने लगे थे। उन्हें पानी में डूबते शख्स की तरह महसूस हो रहा था, जिसे सांस लेने में तकलीफ हो जाती हो। वो इस बदबू से पीछा छुड़ाने में पूरी तरह से नाकामयाब थे और ये बदबू उनके गले को बंद करती जा रही थी। इस मौके का फायदा उठाकर राज ऐसे उछला जैसे उसके पैरों में स्प्रिंग लगी हो। वो सीधा पलंग की तरफ उछला और शाही जूनियर को कंबल समेत उठा लिया। जादूगरी की लगातार प्रैक्टिस करने और थकान मिटाने वाली दवाई लेते रहने के कारण राज को लोगों का वजन और हल्की लकड़ी का वजन एक जैसा ही महसूस होता था। इस कारण उसे शाही जूनियर को उठाकर चलने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। शाही जूनियर को उठाकर तुरंत ही राज बिना मुड़े दरवाजे की तरफ भागा। पहले तो राज खिड़की से भागना चाहता था ताकि उसे अंकल के सामने से भी न गुजरना पड़े, लेकिन वो भी 5वें फ्लोर पर था और यहां से कूदने पर राज का काम तमाम हो जाता। इसीलिए राज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अंकल के सामने से ही दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की। तुम धोखेबाज! अंकल राज की चाल समझ चुके थे। धुएं से किसी तरह निकलने के बाद अंकल ने देखा कि राज शाही जूनियर को गोद में लेकर भाग रहा है। अब वो राज के इरादे जान गए थे। जो धोखेबाज खुद को धोखेबाजी से बचाने की कोशिश कर रहा था, वो आखिरकार अंकल को धोखा देने में कामयाब हो गया था। अंकल को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने राज की बात पर भरोसा कर लिया था। अंकल अब गुस्से से आग बुबला हो गए थे। जैसे ही राज अंकल के सामने से शाही जूनियर को लेकर गुजरा, अंकल ने राज को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तुम बदमाश, अभी यहीं रुक जाओ, अंकल ने गुस्से में कहा। ये वही पंजे वाला हमला था जिसने दीवार में 5 छोटे छेद कर दिए थे। अगर ये पंजा राज पर पड़ गया तो राज की पीठ में भी 5 छेद हो जाना आम बात थी। कवच। ठीक इसी मौके पर राज ने कवच तिलिस्म का इस्तेमाल कर लिया। राज के चारों तरफ एक दायरा बन गया। इस रोशनी की तरह दिखने वाले कवच की मदद से तीसरी इंद्री से कम के जादूगरों के सभी हमलों को रोका जा सकता था। इसके अलावा ये कवच राज की भागने में मदद करने वाला था। अंकल के जिस पंजे ने दीवार में छेद कर दिया था, वो राज के कवच में अटक कर रह गया और उसमें से चिंगारी निकलने लगी। पहले अंकल के पंजे से राज को नुकसान होने वाला था, लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी। अब अंकल कवच से निकलने वाली एनर्जी के कारण पीछे की तरफ उछल गए और दीवार से टकरा गए और राज इसी एनर्जी की मदद से कमरे से और भी तेजी से किसी तीर की तरह निकलने में कामयाब हो गया। कमरे से निकलने के पहले राज ने दरवाजा भी बंद कर दिया ताकि उसे भागने में आसानी हो सके। अंकल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्हें गिरने के बाद दोबारा उठने में थोड़ी देर लग गई। कवच से निकली एनर्जी के कारण न सिर्फ अंकल का हाथ सुन हो गया था, बल्कि अब राज को पकड़ने का सबसे अच्छा मौका भी उनके हाथ से निकल चुका था। जब तक अंकल अपनी जगह से उठे तब तक राज काफी दूर निकल चुका था। धोखेबाज! अंकल ने गुस्से में चिल्लाया और राज के पीछे भागने लगे। इस बार वो शाही जूनियर को भागने नहीं दे सकते थे, क्योंकि ये शायद शाही जूनियर को पकड़ने का उनके पास आखिरी मौका था।
क्योंकि वो जानते थे कि शाही कबीला अपने लोगों को किसी भी वक्त शाही जूनियर को लेने भेज सकता था। अरे, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अस्पताल में यहाँ से वहां दौड़ भाग नहीं कर सकते, वरना किसी को भी चोट लग सकती है। अब तक नर्स आ चुकी थी और उसने अंकल के पीछे से कहा। हालांकि फिलहाल अंकल के पास नर्स की बातों का जवाब देने का समय नहीं था, इसीलिए वो भागते रहे और नर्स की आंखों से ओझल हो गए। राज अपना पूरा जोर लगाकर सीढ़ियों से नीचे जा रहा था। आखिर इस वक्त बचकर कहां जाया जा सकता है? दौड़ते हुए राज के मन में बस एक ही ख्याल चल रहा था। सबसे पहले उसके दिमाग में शल्य के घर जाने का ख्याल आया, क्योंकि वही राज के लिए सबसे सुरक्षित जगह थी। लेकिन इस वक्त शल्य किसी काम से बाहर गए हुए थे और मिष्टी भी उनका सामान लेकर वहां से निकल गई थी। इसीलिए राज के पास शल्य की मदद मिलने का ऑप्शन खत्म हो चुका था। शल्य की मदद के अलावा राज के पास अभी 2 तलवार तिलिस्म और बचे हुए थे। इनके इस्तेमाल से दूसरी इंद्री जागृत कर चुके किसी भी जादूगर से निपटा जा सकता था। लेकिन इन अंकल ने ऐसी कोई गलती नहीं की थी कि उन्हें मौत के घाट उतारा जाए। इसीलिए फिलहाल राज इन तलवार तिलिस्म का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। क्या मुझे यहीं किसी कमरे में छुप जाना चाहिए? राज के मन में तभी एक ख्याल और आया, लेकिन उसने ये ख्याल तुरंत ही ठुकरा दिया, क्योंकि अगर अंकल अस्पताल के दरवाजे पर खड़े होकर राज का इंतजार करते रहते तो राज हमेशा के लिए अस्पताल में ही कैद होकर रह जाता। इसके अलावा राज को अभी ये भी नहीं मालूम था कि अंकल के और भी साथी मौजूद थे या नहीं। ऐसे में अस्पताल के कमरे में छुपकर राज खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार सकता था। अभी ये सब सोचने का समय नहीं बचा है। मुझे सबसे पहले इस अस्पताल से बाहर निकलना होगा। इसके बाद मैं छुपने की जगह के बारे में सोचूंगा। अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं शाही शेर को ढूंढ लूंगा। अब तक वो देहरादून आ चुके होंगे। राज ने एक आखिरी प्लान के बारे में सोचा और भागना जारी रखा। मुझे नहीं लगता कि इस दौड़ती भागती दुनिया में बिजी लोगों के बीच तुम जैसे इंसान और होंगे। इसी बीच शाही जूनियर ने राज की तरफ देखकर कहा। शाही जूनियर राज की गोद में ही थी, इसीलिए राज को उसकी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दी थी। इसके अलावा राज को यह आवाज जानी पहचानी लग रही थी। राज ने अपनी नजरें झुकाकर शाही जूनियर की तरफ देखा। छोटे बाल, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, सुंदर चेहरा। राज इस चेहरे को पहचानता था। अरे, राज शाही जूनियर को देखकर हैरान रह गया। ये वही लड़की थी जो उसे 2 बार गली में मिल चुकी थी, जिसे लफंगों से छेड़े जाने में मजा आता था और जिसमें लड़ाई करने की असीम ताकत थी। तो तुम हो। इस बार तो मैंने तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाई ना? राज ने चिढ़ते हुए कहा। एक पल को तो राज को यह भी लगा कि लड़ाई करने की इतनी काबिलियत होने के बावजूद शायद ये लड़की अपने मन से ही अंकल से पकड़ी जाना चाहती थी, ताकि वो अंकल को मजा चखा सके। हाँ, इस बार आने का तुम्हारा शुक्रिया, शाही जूनियर ने धीमी आवाज में कहा। अभी शाही जूनियर को एनेस्थीसिया लगा हुआ था और उसके शरीर में ताकत बहुत कम हो चुकी थी। अगर वो अंकल उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते तो शायद वो अपनी जान भी नहीं बचा सकती थी। इसीलिए इस बार वाकई राज ने उसकी जान बचाई थी। अरे, क्या कहा तुमने? मैं ठीक से तुम्हें सुन नहीं पाया। राज का पूरा दिमाग फिलहाल भागने में लगा था, इसीलिए वो शाही जूनियर की बात को ठीक से नहीं सुन पाया था। राज ने जानबूझकर लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि अंकल की रफ्तार लिफ्ट से काफी तेज थी और अगर राज लिफ्ट से जाता तो अंकल उसे लिफ्ट के बाहर ही खड़े मिलते। शुक्रिया, शाही जूनियर ने अपनी बात को दोहरा कर कहा। इस बार राज ने उसकी आवाज सुन ली। तो तुम वाकई किसी को शुक्रिया कहना जानती हो? राज ने हंसते हुए कहा। राज की बात सुनकर शाही जूनियर ने अपने दांत पीसे और कहीं ना कहीं उसे राज को शुक्रिया कहना खलने लगा। लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी? राज ने वाकई उसकी जान बचाई थी, इसीलिए मुसीबत में साथ देने वालों को शुक्रिया कहना उसे ठीक लगा था। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? शाही जूनियर ने बात को बदलते हुए पूछा। अभी हमें बस यहाँ से भागने के बारे में सोचना चाहिए। हम एक एक करके सभी चीजें बाद में सोचते जाएंगे, राज ने जवाब दिया।
अब उसके कवच की शक्ति भी धीमे धीमे कमजोर होती जा रही थी और वो किसी भी समय पूरी तरह से खत्म हो सकती थी। मुझे चिरंजीवी कबीले के अंकल की आहट मिल रही है। वो हमसे करीब 50 सेकंड की दूरी पर हैं, शाही जूनियर ने कहा। राज ने शाही जूनियर की बात सुन ली। राज किसी भी हालत में पकड़ा नहीं जाना चाहता था, इसीलिए राज ने और तेजी से दौड़ना जारी रखा और वो कई कई सीढ़ियों को एक ही बार में लांघने लगा, जिससे करीब 10 सेकंड के अंदर ही राज ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गया। राज की किस्मत शायद आज उसके साथ ही थी। जैसे ही राज अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचने को हुआ, वहां एक टैक्सी आकर रुक गई। वो किसी सवारी को ही ढूंढ रही थी और उसका इंजन भी अभी चालू था। टैक्सी! राज ने खुश होकर टैक्सी वाले को पुकारा और शाही जूनियर को लेकर सीधा टैक्सी की तरफ बढ़ गया। टैक्सी का दरवाजा खोलने और उसके अंदर बैठने में राज को सिर्फ 3 सेकंड का समय लगा। आप दोनों कहां जाना चाहते हैं? टैक्सी ड्राइवर ने राज की तरफ देखकर कहा। उसे राज के साथ लड़की को कंबल में लिपटा देखकर काफी अजीब महसूस हो रहा था। राज को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी जगह का नाम कह दे। राज के पास बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाने के कारण राज का दिमाग काम करना भी बंद हो गया था। इसके अलावा राज शाही जूनियर को लेकर हॉस्टल भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वो पहले ही 2 अनजान लड़कियों को अपनी बहन बताकर हॉस्टल ले जा चुका था, जिनमें से एक रूबी थी और दूसरी पंखुड़ी। अब अगर राज शाही जूनियर को भी वहां ले जाएगा तो राज पर सभी का शक जा सकता था। इसके अलावा राज के हॉस्टल के लड़के पहले ही इन लड़कियों के कारण राज के पीछे पड़े हुए थे और अब राज भी मतलब का सरदर्द नहीं पाल सकता था। घंटाघर चलो। इतने में ही शाही जूनियर ने टैक्सी ड्राइवर को जगह का नाम बता दिया। क्या राज शाही जूनियर को बचाकर ले जा पाएगा? क्या शाही जूनियर के साथ साथ राज को किसी नए रोमांचक सफर का रास्ता तय करना होगा? भैया, क्या आप थोड़ा जल्दी चल सकते हैं? राज ने अस्पताल की तरफ देखा। उसे लग रहा था कि चिरंजीवी कबीले के अंकल किसी भी वक्त उनकी तरफ भागते हुए आ सकते हैं। इस समय टैक्सी वाले के दिमाग में अलग ही बॉलीवुड की कहानी की खिचड़ी पक रही थी, जैसे कि 2 प्यार करने वाले अपने परिवार वालों के खिलाफ भागकर आए हैं और अस्पताल में मिलकर भागने की फिराक में हैं। पकड़ कर बैठना, टैक्सी वाले ने कहा और गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। अस्पताल में रूबी की साथी डॉक्टर ने अपना काम निपटा लिया था और अब वो आराम करने के हिसाब से रेस्टिंग रूम में जा रही थी। उसी दौरान उन्होंने राज को शाही जूनियर को ले जाते हुए देख लिया था। अरे, जो अभी अभी भागते हुए निकला वो तो रूबी का भाई था ना। वो तो किसी को उठाकर भी भाग रहा था, लेकिन वो कंबल तो अस्पताल की है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? डॉक्टर ललिता ने मन ही मन सोचा। जिस दौरान वो सोच में डूबी हुई थी, तभी सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागते हुए अंकल वहां पहुंच गए। वो एक एक कदम में कई कई सीढ़ियां उतरते हुए आ रहे थे। अरे, अस्पताल में ऐसे उछल कूद मत कीजिए, इससे खतरा हो सकता है, डॉक्टर ललिता ने अंकल को रोकते हुए कहा। लेकिन अंकल के पास फिलहाल इन सब चीजों के लिए वक्त ही कहां था। अंकल तो फिलहाल इतने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए भाग रहे थे कि उनके दांत टूटकर भी गिर सकते थे। वो सीधा टैक्सी की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में अंकल के सामने कई रोड़े आए, लेकिन फूलों की क्यारियों, रेलिंग और गाड़ियों से बचकर अंकल सबसे आगे निकलते जा रहे थे। कई लोग ये देखकर हैरान थे और ये सारा नजारा वो अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। दूसरी तरफ करीब 3 मिनट में ही टैक्सी वाले ने टैक्सी को घंटाघर के पास रोक दिया। शुक्रिया भैया, खुले पैसे आप ही रख लो। राज ने शाही जूनियर को कार से उतारा और टैक्सी वालों को पैसे देते हुए कहा। राज अभी भी समय बर्बाद नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि अंकल कहां तक उसका पीछा कर सकते थे। टैक्सी वाले का जवाब सुने बिना ही राज शाही जूनियर को लेकर घंटाघर इलाके के अंदर की तरफ जाने लगा। यहाँ से दाईं हाथ की तरफ मुड़ जाना। मेरा घर अमित अपार्टमेंट के ई ब्लॉक में है, हम वहां आसानी से छुप सकते हैं, शाही जूनियर ने धीमी आवाज में कहा। रास्ते में ही शाही जूनियर ने अपनी जादुई एनर्जी को छुपा लिया था।
वो दर्द के चलते पहले ऐसा नहीं कर पाई थी। बस इसीलिए ही चिरंजीवी कबीले के अंकल ने उसे ढूंढ लिया था। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि राज को अपनी जादुई एनर्जी छुपाना नहीं आता था। शाही जूनियर के बताए पते के हिसाब से राज उसे अमित अपार्टमेंट के ई ब्लॉक की तरफ ले गया। उनकी किस्मत के तारे शायद उन्हीं के साथ थे, क्योंकि उन दोनों के वहां पहुंचते ही लिफ्ट के दरवाजे खुल गए। इस पूरे ब्लॉक में बस एक ही लिफ्ट थी और अगर उनकी किस्मत खराब होती तो वो दोनों यहीं फंसे रह सकते थे। वो दोनों एक ही बार में बिना रुके 19वें माले पर पहुंच गए। मुझे नीचे उतार दो, तुम यही रहना और आगे मत बढ़ना, शाही जूनियर ने दरवाजा खोलकर कहा। फिर वो कमरे के अंदर गई और अपनी अलमारी में से दवाई की एक शीशी निकाल ली। वापस आकर उसने कुछ दवाई राज के ऊपर छिड़क दी। इस दवाई की मदद से किसी भी जादूगर की जादुई एनर्जी और उसकी खुशबू को कुछ समय के लिए छुपाया जा सकता था। राज के ऊपर दवाई छिड़कने के बाद ही उसकी एनर्जी और खुशबू दरवाजे पर ही खत्म हो गई। लेकिन ये दवाई बस कुछ मिनटों तक ही काम करती थी। इसके बाद इसका असर पूरी तरह से खत्म हो जाता था। ऐसे में राज की एनर्जी और खुशबू फिर से कोई भी जादूगर पता लगा सकता था। लेकिन अभी के लिए जितना समय मिले उतना भी काफी था। इसीलिए शाही जूनियर ने यह उपाय आजमाना बेहतर समझा। मेरे साथ आओ, शाही जूनियर ने राज को अंदर लाते हुए कहा। इसके बाद उसने कपड़ों की अलमारी खोली और वहां के कपड़े हटाते हुए एक दरवाजा ढूंढ निकाला। यह कमरा अलमारी के अंदर से होकर जाता था और इसे बाहर से देखकर कोई भी इसकी सच्चाई का पता नहीं लगा सकता था। अंदर आ जाओ, शाही जूनियर ने कहा। इसके बाद राज और शाही जूनियर दोनों उस गुप्त कमरे में चले गए। अंदर जाने के पहले शाही जूनियर ने अलमारी के कपड़े वापस अच्छे से जमाकर एक बटन दबाया, जिससे अलमारी का और गुप्त कमरे का दरवाजा बंद हो गया। गुप्त कमरे के अंदर जाने के पहले शाही जूनियर ने एक और तिकड़म दौड़ाई थी। उसने कमरे के दरवाजे पर एक कागज चिपका दिया था जिसमें मंत्र लिखे हुए थे। इसकी मदद से किसी की भी जादुई एनर्जी और खुशबू को छुपाया जा सकता था। राज काफी देर तक शक भरी निगाहों से शाही जूनियर को देखता रहा। तुम्हें काफी पहले से मालूम था कि वो अंकल तुम्हारे पीछे आने वाले हैं? राज ने शक करते हुए कहा। हमारा शाही कबीला बहुत बड़ा है, इसीलिए हमारे दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। ये गुप्त कमरा तो बस सुरक्षा के हिसाब से बनाया गया है। यहाँ पहले जो रहता था वो इसका इस्तेमाल स्टोर रूम की तरह करता था। मैंने इसमें बस थोड़ा सा फेरबदल किया है, शाही जूनियर ने कंधे उचकाकर कहा। राज ने शाही जूनियर की बात सुनकर सिर हिला दिया। उसे समझ आ गया कि एक बड़ा कबीला होना भी अपने आप में एक दिक्कत वाली बात थी। गुप्त कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था। दोनों जब एक दूसरे के सामने बैठे तो वो एक दूसरे की सांसों की आवाज भी सुन सकते थे। क्या वो अंकल इस जगह को ढूंढ पाएंगे? राज ने धीमी आवाज में पूछा। मैंने रास्ते में ही अपनी एनर्जी छुपा ली थी। हालांकि अगर वो बेवकूफ नहीं है तो वो इस जगह को जल्दी ही ढूंढ लेंगे, शाही जूनियर ने राज को देखकर कहा। शाही जूनियर ने इतने विश्वास से ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि रास्ते में राज ने अपनी जादुई एनर्जी नहीं छुपाई थी। असल में उससे ऐसा करना ही नहीं आता था। इसी कारण शाही जूनियर के अपने एनर्जी छुपा लेने के बावजूद भी अंकल राज की एनर्जी और उसकी खुशबू से उनका पता लगा सकते थे। लेकिन अब राज के सामने सवाल ये था कि क्या अंकल बेवकूफ हैं या नहीं। दरअसल अंकल बेवकूफ दिख सकते थे, लेकिन वो बेवकूफ थे नहीं। वो लगातार राज की एनर्जी का पीछा करते हुए अमित अपार्टमेंट तक पहुंच गए। वो यही हैं। मुझे उस धोखेबाज की खुशबू यहीं से आ रही है, अंकल ने हंसते हुए कहा। असल में जादूगरों की नाक कुत्तों से भी तेज होती थी, इसी कारण अंकल राज की खुशबू को याद रख पा रहे थे। अंकल ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दरवाजे को खोल दिया। किसी भी जादूगर के मुकाबले ऐसे इंसानी दरवाजों की कोई हैसियत नहीं थी। तुम दोनों मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगे, अंकल ने गुस्से भरी आवाज में कमरे के अंदर घुसते हुए कहा। हालांकि पूरा घर खाली था और अंकल को वहां किसी की भी मौजूदगी महसूस नहीं हो रही थी। इसके अलावा अब राज की एनर्जी और खुशबू को भी महसूस नहीं कर पा रहे थे। हालांकि माहौल में
अभी भी जादुई दवाई की हल्की खुशबू फैली हुई थी। मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया गया, अंकल ने गुस्से में पागल होकर कहा। वो पागलों की तरह घर में चीजों को तोड़ते हुए यहाँ वहां ढूंढने लगे। अंकल ने हर उस जगह को देखा, कोई भी जहां जहां छुप सकता था, लेकिन उन्हें राज और शाही जूनियर का कोई सुराग नहीं मिला। नहीं, 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 अब आखिर वो कहां भाग गए? अंकल ने गुस्से से चीखते हुए कहा और घर से बाहर निकलकर भाग गए। क्या अंकल चले गए? राज को जैसे ही आहट मिलना बंद हुई, उसने पूछा। ये इतना आसान कैसे हो सकता है? हमें अभी बस यही उम्मीद करनी चाहिए कि वो पूरी बिल्डिंग को तबाह ना कर दे। शाही जूनियर ने सिर हिलाकर कहा। शाही जूनियर को इस बार थोड़ा अफसोस हो रहा था, क्योंकि अगर उसने घर से आते वक्त कुछ जादुई चीजें नहीं उठाई होती तो शायद उसे इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए उसने मन बनाया कि अगली बार घर से भागते वक्त वो बहुत कम जरूरी सामान ही लेगी। अगर उसने जादुई सामान इतना अधिक नहीं रखा होता तो शायद अंकल कभी भी उसका पता नहीं लगा सकते थे। हालांकि अभी शाही जूनियर को जैसी उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ। उसे बाहर से धीमी आवाज सुनाई दी। चिरंजीवी कबीले के अंकल वापस आ चुके थे। अंकल किसी को भी बेवकूफ लग सकते थे, लेकिन असल में उन्हें भी मालूम था कि दुश्मन को निश्चिंत करके उन्हें कैसे पकड़ा जा सकता है। अरे नहीं, क्या वो वाकई भाग निकले? अंकल ने धीमे से बड़बड़ाते हुए कहा। काफी समय के बाद बाहर एकदम शांति का एहसास होने लगा। अब किसी के भी कदमों की आहट नहीं मिल रही थी। अंकल दोबारा चले गए? राज ने फिर से पूछा। राज ने शाही जूनियर से पूछना ही बेहतर समझा था, क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर था। इसीलिए उसने अपनी दिमागी शक्ति का इस्तेमाल करके ये जानने की कोशिश भी नहीं की। शाही जूनियर ने ना में अपना सिर हिलाया। उसके पास गुप्त दरवाजे के बाहर हो रही हलचल को पता करने का तरीका था। वो चिरंजीवी कबीले वाले अंकल अभी लिविंग रूम में हैं और वो बिना हिले डुले हमारे निकलने का इंतजार कर रहे हैं। अब वो किस्मत के हवाले ही हमें पकड़ना चाहते हैं, शाही जूनियर ने कहा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अंकल के चले जाने का इंतजार करना होगा? राज ने धीमे से हंसते हुए कहा। अगर वो चले गए तो ये हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जब रात में मेरे घाव कुछ समय के लिए ठीक हो जाएंगे, मैं उन्हें एक हाथ से ही ढेर कर दूंगी, शाही जूनियर ने कहा। राज असल में भूल ही चुका था कि शाही जूनियर भी पंखुड़ी जितनी ही ताकतवर थी। वो इतनी कम उम्र में भी तीसरी इंद्री तक पहुंचे अंकल को आसानी से चुनौती दे सकती थी। जादुई कबीलों के हिसाब से जादुई दुनिया में अलग अलग इंद्री पर अलग अलग ताकत हासिल करने की बात कही गई थी। रैंक 1 में शरीर पर काबू पाया जाता था, रैंक 2 से 4 कुंडलिनी पर काबू के लिए थी और रैंक 5 सुनहरी आत्मा की चाबी थी। शाही जूनियर अपनी 4 रैंक पर काबू पा लेने में कामयाब होने वाली थी और कुछ ही समय में वो अपने मन के दरवाजे भी खोल सकती थी। जैसे ही वो अपने घावों से आजादी पाती, उसके बाद अंकल का उसके आगे कोई मुकाबला नहीं था। अब जब राज के पास करने को कुछ नहीं था तो उसने असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर का इस्तेमाल करके अपनी दिमागी शक्ति को बेहतर बनाना ही ठीक समझा। समय गुजरता गया। राज के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई थी। जब से राज ने जादुई दुनिया में कदम रखा था, तभी से उसके शरीर को जादू करते समय ज्यादा से ज्यादा कुंडलिनी और रक्त की शक्ति की जरूरत पड़ने लगी थी। इसीलिए ज्यादा खाने के बाद भी उसे काफी जल्दी भूख लगाती थी। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? राज ने पूछा। राज को लगा था कि इस गुप्त कमरे में खाने के लिए कुछ न कुछ तो जरूर होना चाहिए। मैं भूखी रह सकती हूँ, शाही जूनियर ने अपनी आंखें उठाकर कहा। शाही जूनियर ने तो अपना फैसला सुना दिया था, लेकिन राज के मन में जो था उसकी उसको जरा भी कदर नहीं थी। राज भूखा रहने के मामले में बहुत कच्चा था, लेकिन शाही जूनियर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। क्या राज और शाही जूनियर अंकल के चंगुल से बच पाएंगे? क्या लुटेरे कबीले वाला भी शाही जूनियर का ही पीछा कर रहा था?